नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप इन प्रश्नों द्वारा अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपनी तैयारी को परखें, क्योंकि परीक्षा से पूर्व जितनी बार आप अभ्यास कर लेंगे आपके लिए उतना ही कारगर होगा। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आ रहे हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 है, काहे बिन रहे ना परत, काहे राम रस ना परत। अब काहे बिन रहे ना परत, काहे राम रस ना परत, यह पंक्ति है, यानी कि यह पंक्ति किसकी है? विकल्प का की बात करें तो रामानंद जी की है, विकल्प खा तुलसीदास जी की है, विकल्प गा नाभादास जी की और विकल्प घा है रहीमदास जी की। तो काहे बिन रहे हो ना परत और काहे राम रस ना परत, ये पंक्ति बिल्कुल तुलसीदास जी की है। जब भी आप मोस्टली देखें राम जी की बात आ जाए, राम की बात आए, तो ज़्यादातर पंक्तियाँ जो है तुलसीदास जी से संबंधित होंगी। ठीक है ना। अब बात करें रामानंद जी की, तो रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु थे और कबीरदास के अलावा इनके 12 शिष्य बताए जाते हैं, इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। नाभादास जी की बात करें तो नाभादास की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं अष्टयाम और भक्तमाल, और यही नाभादास जी हैं जिन्होंने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है। रहीमदास जी की बात करें तो रहीमदास जी से संबंधित ढेर सारे प्रश्न आपने देखा है। इनकी रचना की बात करें तो इनकी एक रचना है नगर शोभा, दोहावली है, बरवे नाई का भेद है, एक रचना आपने देखा था मदनाष्टक जो कि खड़ी बोली में है। तो इनसे संबंधित भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, है ना। देखो मित्रों, बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रश्न को हल करते हैं, उसके जो 4 विकल्प होते हैं उन चारों विकल्पों को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जहां से आपके परीक्षा में संभावित प्रश्न बनते हैं। अब प्रश्न संख्या 102 है कि मन रे परस हरि के चरण, पंक्ति है, यानी कि यह पंक्ति किसकी है? मन रे परस हरि के चरण, है ना। विकल्प का की बात करें मीराबाई, खा तुलसीदास, गा नाभादास और घा है रहीमदास। तो मन रे परस हरि के चरण, अब किसका मन जो है हरि के चरण को परस करेगा? तो बिल्कुल मेरा पर मीराबाई। मन रे परस किसके चरण, है ना, बिल्कुल मेरे मन परस हरि के चरण। कौन कह रहा? मीराबाई कह रही हैं। तो मीराबाई से संबंधित आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये पंक्ति मीराबाई की है। इनके अलावा मीराबाई से एक प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था। इनके पति भोजराज हैं और पिता रतन सेन है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न बना हुआ है। नाभादास जी के बारे में भी आपने देखा है, तुलसीदास के बारे में कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं और रहीमदास जी के बारे में अभी इसके पूर्व प्रश्न में आपने देखा है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 103 है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि छार उठाई लीनी एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, पंक्ति है। तो सबसे पहले इसको जान लीजिए कि छार उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प का की बात करें तो जायसी की है, खा कुतुबन की है, गा नूर मोहम्मद और घा उस्मान की है। तो देखिए मित्रों, छार उठाई लीन एक मुट्ठी बिल्कुल जायसी जी की है और जायसी जी की रचना जो है पद्मावत से है। पद्मावत की रचना 1540 में हुई है, जिसमें कुल 57 खंड है और उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत प्रिय है जायसी जी को। तो ये भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। विकल्प खा की बात करें कुतुबन की मृगावती 1501 में इनके द्वारा लिखी गई रचना है। उस्मान जी की बात करें, विकल्प घा उस्मान का चित्रावली 1618 में इनकी रचना है। और नूर मोहम्मद की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। तो ये सब चीजें आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि मौसम कुटिल कौन खल कामी, होना चाहिए था कि मौसम कुटिल कौन खल कामी, ये पंक्ति किसकी है? यानी कि मेरे जैसा कुटिल कौन है और मेरे जैसा दुष्ट और कामी कौन व्यक्ति है ना। कौन कह सकता है अपने बारे में? विकल्प का की बात करें केशवदास, खारस खान, गा चरणदास और घा है सूरदास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मौसम कुटिल है ना, कौन होगा? तभी तो सूर है। अब मैं सूर हूँ तो मेरे समान कोई कुटिल नहीं है। सूर फार सूरदास जी की ये पंक्ति है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। यहाँ पे आपने केशवदास जी के बारे में हम लोग ढेर सारे प्रश्नों में भी इनकी चर्चा की है। थोड़ा सा विकल्प खा पे अगर हम देखें रसखान जी की, तो रसखान जी से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। जैसे इनके नाम को लेकर कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है।
तो इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम, इसे ध्यान में रखिएगा। 1533 और 1618 में इनका जन्म समय है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। सुजान रस खान की रचना है, प्रेम वाटिका है, दान लीला है, और एक रचना इनकी भी अष्टायाम बताई जाती है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। और यही रस खान है जिन्हें तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस सुनाया था, तो ये दिमाग में भी आप रख लीजिएगा। और इन्हीं के विषय में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है कि इन मुसलमान कबिन पर कोटिक हिंदी उभारी है ना, हरिश्चंद्र जी ने कहा है, और इन्हीं रस खान जी के बारे में कहा है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखने योग्य हैं, परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे चरणदास चोर की बात करें भैया, चरणदास चोर एक रचना है हबीब तनवीर जी की, उसे ध्यान में रखिएगा। और विकल्प घ सूरदास जी से संबंधित है ना, तो सूरदास जी को आप लोग देख रहे हैं, खंजन नयन इनको कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। सूर सागर, सूर सरावली साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। बादशाह रस के सम्राट हैं, और बादशाह रस का कोना कोना झांक आए हैं, इसे भी आप जानते हैं। तो ये सब भी प्रश्न बनने लायक है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 105 है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहने का आशा है कि जो बात हम लोग करें मध्यकाल के, है ना, उत्तर मध्यकाल को, यानी कि रीत काल को, तो रीत काल को तमाम विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग नामों से अलंकृत किया है। वहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे उत्तर मध्यकाल को यानी कि रीत काल को कलाकाल किसने कहा है, यानी कलाकाल नाम किसने दिया है। विकल्प का की बात करें तो मिश्र बंधु ने दिया, खा की बात करें तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया है, गा विश्वनाथ जी ने दिया है, या घा रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ठीक है ना। तो देखिए रसाल कलाकाल, यानी कि विकल्प खा रमाशंकर शुक्ल रसाल इज राइट आंसर। कलाकाल किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने जो है उत्तर मध्य काल को, या आप कह सकते हैं रीत काल को रसाल कहा है। रीत रसाल है ना, कलाकाल, कलाकाल रसाल, कलाकाल रसाल, ठीक है ना। यानी कि कलाकाल का जो कला का काल होता है बड़ा रसाल होता है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। अब मिश्र बंधु की बात करें तो मिश्र बंधु ने उत्तर मध्य काल को, रीत काल को क्या नाम दिया है, अलंकृत, अलंकृत काल। अब देखिए किसी के बंधु हो, अब बंधु का सिलेक्शन हो जाए, अच्छे पद पर हो जाए, और अच्छे पद पर जब सिलेक्शन हो जाएगा तो अलंकृत करेगा, तो बंधु अलंकृत करेगा, किसको बोले, रीत को। रीत काल का नाम क्या किया, अलंकृत काल किया, ठीक है ना। अब विश्व की बात करें तो विश्वनाथ का श्रृंगार, पूरा विश्व श्रृंगार करता है, तो श्रृंगार काल नाम कौन देंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, है ना। तो पूरा जो श्रृंगार की बात आती है तो पूरा विश्व श्रृंगार करता है, विश्व पर विश्वनाथ का। अब रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो राम ने उसको क्या कहा, रीति काल कहा, रीति काव्य कहा है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। राम का रीति काव्य, रीति काव्य, रीति काव्य, है ना। बस ऐसे मोटा मोटी दिमाग में बैठा लेंगे तो निश्चित रूप से अगर यहाँ से कोई प्रश्न बना तो आप उसको ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो संख्या 6 है कि कवि कल्पतरु ग्रंथ के प्रणेता, यानी कि कवि कल्पतरु के जो ग्रंथ है इसके लेखक, इसके रचयिता, रचनाकार कौन है। का की बात करें तो बिंद्र कवि, खा चिंतामणि, गा केशवदास, और घा है रसलीन। देखिए भाई कवि कुल कल्पतरु है ना, कवि को किसकी चिंता है, बोले कवि को कल्पतरु की चिंता है, चिंता फर चिंतामणि की रचना है, ठीक है ना। अब चिंता किसकी है, बोले सर कवि को अपने कवि कुल की चिंता है, ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। केशवदास के बारे में आपने देखा ही है, रसलीन की देख लीजिएगा, अंग दर्पण और रस प्रबोधन की बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, उसे भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 107, रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता हैं, यानी कि रस रहस्य ग्रंथ के लेखक कौन है। अब विकल्प का की बात करें तो कुलपति मिश्र, खा देव, गा बिहारी, और घा है जगन्नाथ रत्नाकर। तो देखिए रस का रहस्य कौन, रस का रहस्य लेना भैया तो कुल लीजिए, कुल फार कुलपति मिश्र का। जब भी आपको रस लेना हो तो रस का रहस्य लीजिए तो भैया कुल लीजिए, है ना, कुल फार कुलपति मिश्र जी का है। इनके अलावा इनकी एक रचना है युक्त तरंगड़ी, इनकी एक रचना है नक्सिक और संग्राम सार, और द्रोण पर भी इनकी एक रचना है। और जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि आपको रस लेना हो भैया रस का रहस्य तो कुल लीजिए, कुलफार कुलपति मिश्र की। युक्त तरंगणी जाननी हो तो कुल युक्त तरंगणी दे दिए, नक्सिक के पढ़ना हो तो कुल करिए, संग्राम का सार जानना हो तो कुल संग्राम का सार जानिए, और द्रोण पर देखना हो तो द्रोण पर कुल देखिए, कुलफार। ये सब रचनाएं कुलपति मिश्र जी की है, ठीक है ना।
आगे देव की बात करें, देव का जात विलास, भाव विलास, भवानी विलास, ढेर सारी रचनाएं हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। जगन्नाथ का आपने देखा ही है ना, रत्नाकर का। बिहारी जी की बात करें तो बिहारी की एक रचना है बिहारी सत्सई, है ना, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 108, भवानी विलास के विलास ग्रंथ के प्रणेता है, यानी कि भवानी विलास ग्रंथ के रचयिता कौन है। विकल्प का की बात करें तो बिहारी है, खा देव है, गा कुलपत मिश्र है और घा है भिखारी दास। तो बिल्कुल भवानी की बात करें तो इसके जो प्रणेता हैं वो है देव कवि। और इसके अलावा जात विलास, भाव विलास, भवानी विलास, ये सब रचनाएं भी देव ने की है। तो देव जी की बात करें तो देव जी ने ढेर सारी रचनाएं की हैं, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। भिखारी की बात करें तो काव्य निर्णय इनके द्वारा रचना लिखी गई है, इसे भी आप ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है ना, भिखारी दास जी की। प्रश्न संख्या 109 है कि अधोलिखित में कौन सा ग्रंथ भिखारी दास का नहीं है। कहने का आशा है कि निम्नलिखित में से एक ऐसा ग्रंथ है जिसको भिखारी दास जी ने नहीं लिखा है, वो कौन सा है। विकल्प का की बात करें तो रसारस, खा काव्य निर्णय, गा शतरंज शतका और घा है देव माया प्रपंच। तो बिल्कुल बात करें देव माया प्रपंच, तो देव माया प्रपंच देव की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं की अगर बात की जाए तो रस विलास, रस सारांश, काव्य निर्णय और शतरंज शतका, ये तीनों रचनाएं जो है भिखारी दास जी की हैं। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए काव्य का निर्णय कौन लेता है, बोले सर भिखारी लेता है। शतरंज शतका कौन खेलेगा, बोले भिखारी खेलते हैं। रस का सारांश कौन जानता है, बोले भिखारी जानते हैं। तो ये तीन रचना तो भिखारी जी की हैं, यानी कि भिखारी दास की, और एक रचना देव माया प्रपंच, ये भिखारी दास जी की नहीं बल्कि देव की रचना है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 109 का विकल्प घा देव माया प्रपंच इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 है कि भिखारी दास के आश्रयदाता का नाम है, यानी कि भिखारी दास के आश्रयदाता कौन थे। विकल्प का की बात करें तो राम सिंह, घा खा हिंदुपति सिंह, गा शिवाजी और घा है शाहजी भोसले। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जो भिखारी है ना किसके पास जाएगा, है ना, जो हिंदुपति होगा, हिंदू का पति होगा तो हिंदुपति सिंह, है ना, किसके पास जाएंगे, हिंदू के पति के पास जाएंगे, पति जो मालिक होगा उसके पास जाएंगे भिखारी भीख मांगने। तो बस इसे क्लू में बैठा लीजिएगा कि भिखारी दास के जो आश्रयदाता थे वो हिंदुपति सिंह थे, इसे ध्यान में आप रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 111 है कि रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता कौन है। रस प्रबोध के प्रणेता यानी कि रस प्रबोध के रचनाकार कौन है। विकल्प का की बात करें रसलीन, खातोष, गा पद्माकर, घा है प्रताप शाही। तो रस प्रबोध, बिल्कुल रस प्रबोध, रस के प्रबोध में क्या है, लीन है। बोले सर रस के प्रबोध में लीन है, रस लीन, ध्यान में रखिएगा। तो जी की बात करें तो उसने 34वां एक जो है दिमाग में रखिएगा, कठिनता नामक इन्होंने है ना एक बताया था, संचारी भाव बताया था, ऐसी कुछ बातें देखने को मिलती हैं। प्रश्न संख्या 112 है जगदिनोद ग्रंथ के प्रणेता है। अब जगदिनोद के प्रणेता कौन है। विकल्प का की बात करें सुखदेव, खा पद्माकर, गा बेनी प्रवीण और घा है राम सिंह। तो जगदिनोद, जग में विनोद कौन कर सकता है, बोले भैया जो पद्माकर होगा। अगर आपको पद मिल जाएगा, पद को प्राप्त कर लेंगे तो जग में विनोद करो ना, तो जग विनोद कौन करेगा, बोले पद्माकर। पद्माकर इसके लेखक हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 113 पद्माभरण ग्रंथ है किसका है, यानी कि किस प्रकार का ग्रंथ है पद्माभरण। विकल्प का की बात करें तो नायिका भेद है, खा की बात करें तो छंद निरूपक है, गा की बात करें तो रस निरूपक है और घा की बात करें तो अलंकार निरूपक है। किस प्रकार का है, तो बिल्कुल अगर इसको आप सही से पढ़े होंगे तो सही उत्तर पे जाएंगे अलंकार निरूपक, पद्माभरण अलंकार निरूपक। अब देखिए भाई, किसी के पास पद्म होगा, ढेर सारा लक्ष्मी होगी, तो क्या करेगा, अपने आप को बिल्कुल अलंकार से निरूपित करेगा, अलंकार निरूपक ग्रंथ है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 114 है कि रसराज ग्रंथ के प्रणेता हैं। कहने का आशय है कि रसराज ग्रंथ के लेखक कौन है। विकल्प का की बात करें मतीराम, खा अमीरदास, गा प्रताप शाही और घा है कुमार मणि। तो बिल्कुल रस के राज कौन हो सकता है भैया, जो मति का राजा होगा, जो अपने मत का राजा होगा, मत का राम होगा, वही रस का राज होगा। तो मति का राम, रस का राज। और इनकी एक रचना है ललित ललाम, इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 115 है कि मतीराम ने ललित ललाम की रचना किस राजा के आश्रय में की है, यानी कि मतीराम का ललित ललाम, मतीराम का रसराज, है ना। तो मतीराम की जो ललित ललाम है वो रचना किस आश्रयदाता के आश्रय में की गई है, ठीक है ना। तो विकल्प का की बात करें भोगनाथ, खा ज्ञानचंद, गा भाव सिंह और घा है जहांगीर। तो देखिए ललाम, ललित ललाम है ना, बिल्कुल भाव सिंह की, है ना।
अब क्या कोई व्यक्ति देखिए बहुत ललित ललाम होगा, ललित होगा, सुंदर होगा, है ना, तो बड़ा भाव खाएगा, भाव फार भाव सिंह हाड़ा, भाव सिंह हाड़ा, हाड़ा के यहाँ जो है ललित रचना इन्होंने की थी। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा कि जो ललित होगा, ललित ललाम व्यक्ति होगा, वो बड़ा भाव खाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 116 है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी। कहने का आशय है कि इनमें से कोई एक राजा हुए हैं जिन्होंने कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी है। विकल्प का की बात करें तो सोलंकी राजा रुद्रराम, खा औरंगजेब ने दिया होगा, गा शिवाजी और घा है छत्रसाल। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 116 की बात अगर हम लोग करें तो विकल्प का सोलंकी राजा रुद्रराम इज राइट आंसर। देखिए सोलंकी राजा ने क्या किया, सोलंकी राजा ने भूषण को क्या किया, भूषण उपाधि दिया। देखिए भाई जो व्यक्ति सोलंकी होगा, जिसके पास ढेर सारा है ना सो होगा, वही तो भूषण दे सकता है। तो भूषण कौन देगा, जो सोलंकी राजा होगा। ठीक है, सोलंकी राजा रुद्रराम ने दिया। प्रश्न संख्या 117 है कि कवि भूषण के आश्रय दाता थे, है ना, यानी कि कवि भूषण किसके किसके शासनकाल में कविता किए हैं, किसके किसके आश्रय में रह चुके हैं। विकल्प का की बात करें तो शिवाजी, खा साहू जी, गा छत्रसाल बुंदेला और विकल्प घा है उपयुक्त तीनों। तो बिल्कुल तीनों जी के यहाँ है ना, तीनों के यहाँ आश्रय में कविता किए हैं भूषण, शिवाजी, साहू और छत्रसाल। यस यस सी, शिवा साहू छत्रसाल। ठीक है ना, तीनों के आश्रय में इन्होंने कविता किया है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 118 है पद्माकर के ग्रंथ पद्माभरण में कितने अलंकारों का प्रयोग या अलंकारों का विवेचन हुआ है। तो बिल्कुल 118 की बात करते हैं तो 105 अलंकारों का, खा 100 अलंकारों का, गा 200 अलंकारों का, घा है 50 अलंकारों का। तो देखिए पद्माकर ने क्या किया, पद्माभरण में बिल्कुल पूरे 100 अलंकारों का यानी कि शतक लगाया था। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 100 अलंकारों का इन्होंने क्या किया है, विवेचन किया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 118 का विकल्प खा 100 अलंकार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 है कि बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं। विकल्प का की बात करें यानी कि बिहारी सतसई की पहली टीका किसने की है, सरदार कवि, कृष्ण कवि, जगन्नाथ दास रत्नाकर और लल्लू लाल। तो अब इसमें पहले कवि की बात आ रही तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कृष्ण कवि इज राइट आंसर। ठीक है ना, यानी कि बिहारी की सतसई की सबसे पहले टीका किसने किया, तो कृष्ण कवि ने किया है। तो 119 का विकल्प खा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120 है कि बिहारी सतसई का उर्दू शेरों में अनुवाद करने वाले हैं, यानी कि बिहारी सतसई का इनमें से कोई ऐसे कवि हैं जिन्होंने उर्दू शेर में अनुवाद किया है। विकल्प का की बात करें आनंदीलाल ने किया, खा मुंशी देवी प्रसाद ने किया, गा परमानंद दास ने किया और घा अंबिका दत्त व्यास ने किया। तो बिल्कुल बिहारी सतसई का उर्दू शेर में आनंदीलाल ने किया। अब देखिए भाई बिहारी सतसई का अनुवाद अगर करेंगे उर्दू में, है ना, शेर में करेंगे तो उर्दू और शेर में करेंगे तो आनंद लाने के लिए करेंगे, आनंद फार आनंदी लाल ने किया। किसने किया, आनंदी लाल ने किया। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 121 है बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव नहीं है। कहने का आशय है का गाथा सप्तशती का, खा नी शतक का, गा आर्य सप्तशती का, घा है अमरूक शतक का। तो देखिए मित्रों अगर आप लोग इसको सही से पढ़े होंगे तो गाथा, आर्या और अमर इन तीनों का प्रभाव तो है, लेकिन विकल्प खा नीति शतक का जो प्रभाव है वो बिहारी सतसई पर नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 121 का विकल्प खा नीति शतक इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 122 है यमक सतसई के प्रणेता माने जाते हैं। कहने का आशय है कि इनमें से एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने यमक सतसई की रचना की है। अब कौन है, विकल्प का वृंद, खा रसनिधि, गा कृष्ण कवि और घा है निप्र शंभु। तो देखिए यमक की सतसई कौन लगा सकता है, बोले यमक की सतसई तो वृंद लगा सकता है। वृंद कवि, वृंद कवि, वृंद, वृंद फार वृंद, यमक सतसई वृंद, यमक सतसई वृंद की। इसलिए प्रश्न संख्या 122 का विकल्प का वृंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 123 है कि घनानंद किस बादशाह के आश्रित थे। कहने का आशय है कि घनानंद किस बादशाह के आश्रित कवि थे, किसके आश्रय में रहते थे। विकल्प का की बात करें तो औरंगजेब के, खा आजम शाह, गा है मोहम्मद शाह रंगीले और घा है बहादुर शाह के। तो देखिए आनंद, घनानंद, अब घनानंद कहाँ मिलेगा, घना आनंद, घन आनंद कहाँ मिलेगा, बोले जहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीले लोग होंगे। जहाँ पर रंगीले लोग होंगे भैया ना, वहीं पे घना आनंद मिलेगा। तो घनानंद फार घनानंद और रंगीले फार मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है ना, इनके आश्रय में रहते थे।
प्रश्न संख्या 124 है, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे, है ना। विकल्प का की बात करें तो राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, खा की बात करें तो निम्बार्क संप्रदाय में, गा सखी संप्रदाय और घा चैतन्य संप्रदाय में। तो राधा वल्लभ की बात करें तो राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे हित हरिवंश, निम्बार्क के निम्बार्काचार्य है, सखी संप्रदाय के हरिदास हैं, चैतन्य की अगर बात करें तो चैतन्य संप्रदाय गौड़ी, दिमाग में रख लीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु, इसी को गौड़ी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो अब घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित से प्रश्न ये है, तो बिल्कुल निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। अब देखिए घनानंद कहाँ मिलेगा, जो रंगीले लोग होंगे। अब घनानंद मिलेगा तो संप्रदाय कौन होगा, बोले निम्बाचार्य, निम्बकाचार्य, निम्बाचार्य, निम्बकाचार्य। ठीक है, ऐसे बैठा लीजिए। प्रश्न संख्या 125 है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक है। घनानंद के बारे में किस विद्वान का कथन है। कहने का आशय यह है कि रसमूर्ति है, ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभ में एक है, यह कथन घनानंद जी के बारे में कहा है। अब किसने कहा है, तो विकल्प देखिए, विकल्प का की बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, खा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, गा डॉक्टर नागेंद्र जी ने, और घा की बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, है ना। कौन, ये साक्षात रसमूर्ति है तो रसफार रामचंद्र शुक्ल, रसफार रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन किसके लिए कहा है, ज्ञानानंद जी के विषय में कहा है। प्रश्न संख्या 126 है कि श्याम स्नेही काव्य ग्रंथ के प्रणेता है, यानी कि श्याम स्नेही ग्रंथ के रचनाकार कौन है। विकल्प का की बात करें तो बिल्कुल घनानंद, खा आलम, गा बोधा और घा है ठाकुर। तो देखिए श्याम स्नेही, श्याम का स्नेही कौन है, बोले सर श्याम की स्नेही की मत पूछो, पूरा आलम है। श्याम का स्नेही, श्याम का प्रेमी कौन है, बोले सर पूरा आलम, आलम फॉर आलम हम, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और ये आलम ब्राह्मण जात के थे, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इन्हें एक शेख रंगरेजिन थी, उस शेख रंगरेजिन से प्यार हो गया था, तो ये जाकर के मुसलमान हो गए थे, इसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 127 है कि रीत मुक्त कवि बोधा की प्रेयसी का नाम। अब देखिए जितने भी रीत मुक्त कवि हैं सबने किसी न किसी से प्रेम किया है, तो उनकी प्रेमिका का नाम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी प्रश्न यहीं से पूछ लेता है। तो देखिए भाई उनके लिए तो प्रेमिका उनकी महत्वपूर्ण थी, लेकिन हम जैसे छात्रों के लिए भी कहीं न कहीं महत्व का विषय बन जाती है कि अगर ये प्रश्न परीक्षा में आ गया तो 1 नंबर आपको लेना है। ठीक है ना, इसलिए इनकी प्रेमिकाओं को विधिवत पढ़ना है। ठीक है ना। तो रीत मुक्त कवि बोधा की प्रेयसी का नाम क्या है। विकल्प का की बात करें तो रंगरेजिन, खा सुभान, गा सुजान और घा है श्यामा। ठीक है ना। अब देखिए रीत मुक्त के पूछ रहे हैं कि बोधा की, तो देखिए बोधा की बात करते हैं तो बोधा का बोध क्या होता है, सुभावन होता है। अगर किसी को किसी चीज़ का बोध हो जाए तो बड़ा सुभावन होगा, यानी कि सुभान। ठीक है ना। शेख रंगरेजिन, अभी आपने देखा कि शेख रंगरेजिन जो आलम की प्रेयसी थी। सुजान की बात करें तो घनानंद जी की प्रेमिका थी, इसे ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो रीत मुक्त कवि हैं, रीत मुक्त कवियों की जो प्रेयसियाँ हैं उनका भी नाम आपको दिमाग में रखना है। तो प्रश्न संख्या 127 का विकल्प खा सुभान इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 128 है इश्कनामा ग्रंथ के प्रणेता हैं, यानी कि इश्कनामा ग्रंथ के रचयिता कौन है। का की बात करें विकल्प का बोधा, खा ठाकुर, गा घनानंद और घा है आलम। तो देखिए इश्कनामा इश्क का नाम है, इश्कनामा यानी कि नाम है, और नाम होगा तो बोधा भी एक नाम है। तो बोधा कहते गांव में कहते हैं ना बोधू है बोधा, तो बोधा इश्कनामा, इसका नाम है बोधा, किसकी, इसका नाम है बोधा का, इसे ध्यान में रखिएगा। और घनी है इसकी लता, एक रचना है इश्क लता, ध्यान में रखिएगा। अगर इश्क लता पूछ ले तो इश्क लता घनी होती है ना, घनानंद जी की रचना है। तो दोनों रचनाओं को आप बिल्कुल देखेंगे, थोड़ी सी बारीकी अंतर है, इश्कनामा बोधा का और इश्क लता घनानंद का है, इसे दिमाग में रखिएगा। हो सकता है कि किसी परीक्षा में इन प्रश्नों से आपका सामना हो जाए। ठीक है। प्रश्न संख्या 129 है कि रीतकालीन मुक्त धर्मी कवि ठाकुर किस राजा के आश्रय में थे। कौन ठाकुर, कह रहे हैं कि ठाकुर कवि किस राजा के आश्रित कवि थे। विकल्प का की बात करें तो राजा परीक्षित के, खा खेत सिंह के, गा मोहम्मद शाह रंगीले और घा की बात करें तो आजम शाह के थे। तो देखिए चूंकि यहाँ पे बात आ गई है कवि ठाकुर की,
तो ठाकुर राजा परीक्षित के यहाँ रहते थे। ठाकुर किसके थे? बोले राजा थे, राजा परीक्षित के आश्रय में रहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 130, आखिन मुदबे के मिसान अचानक पीठ उरोज लगावे, ये पंक्ति किसकी है? देखिए मित्रों, इस पंक्ति को अगर देखोगे तो आपको लगेगा बिहारी लाल जी की पंक्ति है। ठीक है ना, लेकिन पंक्ति किसकी है? अब इन 4 विकल्पों के आधार पर आपको सही लगाना होगा। विकल्प का की बात करें तो बिल्कुल भूषण की, खा पद्माकर, गा चिंतामणि और घा है सेनापति। तो देखिए ये जो पंक्ति है ये बिल्कुल चिंतामणि की है। अगर किसी की आंख मुद जाए और मिस आन आ जाए तो चिंता होगी। चिंताफार चिंतामणि जी की ये रचना है, इसे आप दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 131 है कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन, ये उक्ति किसकी है? अब कैसे दिमाग पे बैठेंगे? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हुआ है। विकल्प का की बात करें तो देखिए यहाँ पे कर सकते हैं देव, खा चिंतामणि, गा केशव और घा है भिखारी दास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काव्य का लक्षण भी है, तो इसे दिमाग में रखिएगा कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसकुटिल, उल्टी कहत नवीन। अब उल्टी कहत नवीन देव की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? देव की। ठीक है ना, तो अभिधा उत्तम है ना, उत्तम है किसकी? बोले देव की। तो देवफार सॉरी देवफार देव जी की पंक्ति है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, चिंतामणि केशव और भिखारी दास से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके जो प्रश्न संख्या 31 का विकल्प है का, देव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 132 है कि डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के पंक्ति है, यानी कि डाल का जो द्रुम है वो पलना है और बिछौना है सब कौन है? 9 पल्लव के हैं। मानवीकरण का अलंकार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पंक्ति किसकी है? विकल्प का की बात करें तो ग्वाल कब की है, खा पृथ्वी सिंह की है, गा देवदत्त की है और घा पद्माकर की है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। डार द्रुम का पलना और बिछौना 9 पल्लव का कौन कर सकता है? बोले देव कर सकते हैं, या देव के लिए है डार द्रुम का पल्ला बन जाता है और बिछौना 9 पल्लव बन जाते हैं। देवफार देवदत्त। ठीक है। प्रश्न संख्या 133 है कि कवि की रीत सिखो सुकभिन सो पंक्ति है, कवि की रीत सिखो सुकभिन सो पंक्ति किसकी है? विकल्प का की बात करें बिहारी, खा भिखारी दास, गा राम सहाय और घा है बेनी परवीन। तो बेनी परवीन। अब क्या आपने देखा कि बिल्कुल काव्य की रीत कौन सीखता है और कौन सिखाता है? भैया काव्य की रीत सीखना है तो भिखारी से सीखो। काव्य की रीत सीखो किससे सीखो? बोले सर भिखारी सीखो। देखिए होंगे तमाम प्रकार के भिखारी लोग होते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कवि क्या करते हैं, कविता गाते हैं, गाना गाते हैं। तो वही कह रहे हैं मतलब याद करने के लिए कि काव्य की रीत सीखो भैया किससे? बोले भिखारी सीखो। भिखारी दास जी की ये पंक्ति है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। और देखिए मित्रों, किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बस किसी तरह से आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, एकमात्र यही उद्देश्य है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 134 है कि फागु की भीड़ अभीरन में गई गोविंद लई गए भीतर गोरी, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प का की बात करें मतिराम की, खा भूषण की, गा पद्माकर की और घा है रसलीन की। तो देखिए फागु की भीड़ हो और उस भीड़ में अबीर हो और अबीर में गोविंद गई के भीतर ले जाएं, तो बिल्कुल कौन ले जा सकता है? बोले पद्माकर। कुछ तो करना पड़ेगा, बिना करके नहीं जाएंगे। पद्माकर, पदम करके ले जाओगे, पकड़ करके ले जाओगे। बोले सर कैसे ले गए? बोले पकड़ के ले गए, पकड़ कर पदम कर पदम कर पदम कर, है ना, पदम से, है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा पद्माकर की पंक्ति है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 135 है कि कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अनंग चार गुराई, यह पंक्ति किसकी है? अब कुंदन का रंग फीका लागे, है ना, कब? विकल्प का की बात करें कालिदास त्रिवेदी, खा मतिराम, गा रसलीन, घा है सुखदेव मिश्र। भैया हो कुंदन का रंग फीका लागेगा, कब लागेगा? जब मत में राम होंगे। मत में राम की बात करें तो मतिराम इसके, है ना, इस पंक्ति के आप कह सकते हैं कि प्रणेता है, ये उनकी पंक्ति है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? कुंदन का रंग फीका लगेगा कब? जब मत में राम होंगे, तो कुंदन का रंग भी फीका लगता है।
प्रश्न संख्या 136 है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ये पंक्ति किसकी है? विकल्प का की बात करते गिरधर दास, खा भूषण, गादेव, घा है शेवा दास। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली यह पंक्ति बिल्कुल महाकवि भूषण की है। और बात करें घोर मंदिर है ना, यहाँ पर फिर घोर मंदिर अंदर रहने वाली है ना, घोर मंदिर का बात करेंगे यमक अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर माने ऊंची ऊंची अटलकाओं में जो रहती थी वो नायिकाएं अब कहाँ रह रही हैं? ऊंचे घोर मंदिर माने गहरी अंधेरी गुफाओं के अंदर रह रही हैं। और नग्न जड़ाती थी, वो नग्न जड़ाती, जो कभी आभूषण वगैरह पहनती थी वो नंगे वस्त्रहीन क्या कर रही हैं? जड़ रही हैं, जाड़े में ठिठुर रही हैं। ऐसी कुछ पंक्तियाँ आप देखेंगे भूषण जी की है, बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। 3 बेर खाती थी वो अब 3 बेर खाती हैं, है ना। ये सब चीज़ें आप देखने को मिलेगा, पढ़े भी होंगे आप। प्रश्न संख्या 137 है कि तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, ये पंक्ति है। अब तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग पंक्ति किसकी है? विकल्प का बिहारी, खा की बात करें तो रसलीन, गा घनानंद और घा ठाकुर। तो बिल्कुल तंत्रीनाद कवित रस बिहारी की क्या है? तंत्रीनाद। देखो तंत्र कौन? बोले तंत्र भैया कौन करेगा? बोले बिहारी लोग करेंगे तंत्र। तो तंत्रीनाद बिहारी से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 138 है कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जानो, ये पंक्ति किसकी है? कि नेही महाब्रज प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जाने, ये पंक्ति किसकी है? यानी कि प्रश्न संख्या 138 का विकल्प का ब्रजनाथ की है, खा घनानंद की है, गा नाभादास की और घा की बात करें तो भिखारी दास की है। तो बिल्कुल नहीं महाब्रज प्रवीण सुंदर ताहु भेद, ये पंक्ति ब्रजनाथ की है, ब्रजनाथ ही है। अब ब्रज में कौन रहेगा? नेही महाब्रज, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि नेही महाब्रज, तो ब्रज फार ब्रजनाथ की पंक्ति है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 139 है कि रावर रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहार्यो, ये पंक्ति किसकी है ना। कह रहे हैं कि रावर माने तुम्हारे रूप की नीति नई नई लगती है जब जब निहारो इसको। विकल्प का की बात करें ठाकुर की है, खा बोधा की, गा आलम की, घा है घनानंद की। तो बिल्कुल दिमाग में रावर ठाकुर की रूप किसकी? राहुल ठाकुर माने भगवान की। अब भगवान के रूप जैसे निभारोगे, जिस बार देखोगे नए नए लागेंगे। तो ठाकुर राहुल ठाकुर राउर और ठाकुर जी की ये पंक्ति है। प्रश्न संख्या 140 है कि अति छीन मिलान के तार होते ते ऊपर पांव आबनो है, ये पंक्ति किसकी है ना। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं विकल्प का बोधा की है, खा ठाकुर की है, गा घनानंद की है, घा आलम की है। तो बिल्कुल बोधा की पंक्ति है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 141 है कि शीखलीनो मीन मृग खंज कमल नयन पंक्ति किसकी है? ठीक है ना। बिल्कुल शीखलीनो मीन मृग खंज कमल नयन, विकल्प का की बात करें ठाकुर की है, खा बोधा की, गा घनानंद और घा आलम की है। तो बिल्कुल शीखलीनो है ना, ठाकुर ने सीख लिया है। क्या सीखा है? मीन मृग खंज ठाकुर की दिमाग में रख लीजिएगा। ठाकुर जी की ये पंक्ति है। प्रश्न संख्या 142 है कि ऋतु वर्णन के लिए ऋतकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? ये प्रश्न बहुतायत पूछा गया है कि ऋतु वर्णन में है ना, घुमा के आता है लेकिन कुल ऊपर आल अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट यही रहता है। का की बात करें देव, खा बिहारी, गा सेनापति, घा है ठाकुर। तो देखिए ऋतु वर्णन के लिए भैया सेनापति इज राइट आंसर। तो सेनापति ऋतु वर्णन में बहुत प्रसिद्ध है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। सेना की ऋतु आई रे, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 143 बिहारी सत्सई ग्रंथ है। अब कौन सा ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है? तो का लक्ष्य ग्रंथ, खा लक्षण ग्रंथ, गा उदाहरण और घा है टीका ग्रंथ। तो बिल्कुल आप सही समझेंगे कि अगर बिहारी सत्सई के विषय में आप पढ़े होंगे तो सीधा सीधा उत्तर लगाएंगे विकल्प का लक्ष्य ग्रंथ। बिहारी सत्सई, देखिए भैया सबका सही मामले में बात किया जाए ना तो सबके सत में क्या लक्ष्य होता है ना, ग्रंथ, सबका लक्ष्य ग्रंथ होता है। प्रश्न संख्या 144 है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल नाम देने वाले विद्वान हैं। यही प्रश्न देखिए फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि उत्तर मध्य काल
जिसे हम लोग कहते हैं रीतकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले आचार्य शुक्ल का खा मिश्र बंधु, गा रमाशंकर शुक्ल रसाल और घा है विश्वनाथ। ठीक है ना। हमने बताया था कि पूरा विश्व श्रृंगार करता है, तो श्रृंगार काल विश्वनाथ का। रसाल की बात करते हैं रमाशंकर शुक्ल ने कला काल का, रसाल कला काल। मिश्र बंधु का काल कर तो मिश्र के बंधु अलंकृत करते हैं अलंकृत काल। और रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो रीति काव्य इन्होंने कहा है, राम की रीति काव्य रीति काव्य। ठीक है, तो दिमाग में रखिए। देखिए प्रश्न दोबारा आ गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि अधोलिखित कवियों के जन्म स्थान के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। इन्हीं की जितने भी कवि लेखक रचनाकार हैं उनके जन्म से संबंधित प्रश्न पहले पूछे जाते थे। तो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। जिनमें सबसे पहले आप देख रहे हैं महाकवि तुलसीदास जी को। अब तुलसी जी का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ? विकल्प का की बात करें मथुरा, खा सोरो, गा दिल्ली, घा है राजापुर। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था। तुलसी राजापुर दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 146 है जायसी। जायसी जी की बात करें, जायसी जी का जन्म कहाँ पे हुआ? का रायबरेली, खा मेठी, गा जौनपुर, घा काशी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जायसी रायबरेली, जायसी रायबरेली। इन्हीं की रायबरेली में जायस नामक स्थान था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। प्रश्न संख्या 147 है केशव दास। अब केशव दास जी की बात करें तो विकल्प का ओरछा में इनका जन्म हुआ, खा जैतपुर, गा इटावा और घा आगरा। बिल्कुल केशव का जन्म ओरछा में, ओरछा। ठीक है ना, केशव का जन्म ओरछा में हुआ। घनानंद की बात करें तो घनानंद कहाँ पे घनानंद मिलेगा भैया, है ना? तो विकल्प का की बात करें मेरठ में, खा बुलंदशहर, गा दिल्ली, घा कानपुर में। घनानंद वहाँ मिलेगा जहाँ का शहर बुलंद होगा, तो बुलंदशहर में घनानंद का जन्म हुआ, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। शहर बुलंद तो घनानंद होगा। ठीक है ना। आगे है देव कवि का जन्म हुआ। विकल्प का की बात करें तो इटावा में जन्म हुआ, खा ओरछा में जन्म हुआ, गा बुलंदशहर और घा प्रयाग में। तो बिल्कुल देव का इटावा में जन्म हुआ, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। और प्रश्न संख्या 150 है कि पद्माकर जी का जन्म कहाँ हुआ? विकल्प का की बात करें तो बादा में, खा अंतर्वेद में, गा तिकवापुर और घा है काशी में। तो देखिए पद्माकर का जन्म होता है वो बादा में होता है। तो इस प्रकार से ढेर सारे और भी रचनाकार हैं जिनके जन्म से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाए। प्रश्न संख्या 201 कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। तो कहने का आशय यही है कि हिंदी साहित्य का, है ना, आदिकाल इतिहास किसने लिखा है? विकल्प ए की बात करें तो ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। विकल्प बी नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा। विकल्प सी बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, या फिर विकल्प डी रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि आदि हजारी जब लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आदि हजार, है ना? तो आदि काल किसने लिखा? बिल्कुल विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 202 है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? इन्हीं की जो आचार्य वामन हैं उन्होंने काव्य हेतु के स्थान पर क्या कहा है? काव्य हेतु के स्थान पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? विकल्प ये कह रहे तात्पर्य कहा, विकल्प बी लक्षणा कहा, या फिर विकल्प सी अभिधा कहा होगा, और विकल्प डी है काव्यांग। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आचार्य वामन जी ने काव्य हेतु को काव्य हेतु ना कह करके काव्यांग कहा है। तो प्रश्न संख्या 202 का विकल्प डी काव्यांग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 203 है कि भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इस प्रश्न की चर्चा हम लोग पूर्व में भी कर चुके हैं कि भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने, विकल्प बी कह रहे हैं कि आचार्य जगन्नाथ ने, विकल्प सी कह रहे हैं कि आचार्य भट्ट नायक ने, और विकल्प डी है आचार्य अभिनव गुप्त ने। तो बिल्कुल साधारणीकरण कौन कर सकता है? बोले सर नायक कर सकता है। तो नायक फॉर भट्ट नायक जो है साधारणीकरण का सबसे पहले जो है प्रयोग किए हैं। तो प्रश्न संख्या 203 का विकल्प सी भट्ट नायक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 204 है कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। अब जो वाराणसी है, वाराणसी को बनारस कहना किसका उदाहरण है? विकल्प ए बता रहे हैं कि व्यंजन विपर्यय का, विकल्प बी व्यंजनागत का, विकल्प सी व्यंजन लोप का, और विकल्प डी है व्यंजन स्वर व्यंजनागम का, स्वर व्यंजन
व्यंजनागम या स्वर व्यंजन आगमन का। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि वाराणसी को बनारस रूप देना कहीं न कहीं व्यंजन विपर्य का, है ना, बिल्कुल व्यंजन विपर्य का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 204 का विकल्प ए व्यंजन विपर्य ही इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 205 है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है, यानी कि रस से संबंधित जो सामग्री है, जो तत्व है, वो किस विकल्प के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं। विकल्प ए की बात करें तो छंद है, अलंकार है, गुण है। तो छंद, अलंकार, गुण है तो काव्य शास्त्र से संबंधित होंगे। विकल्प बी है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। विकल्प सी अभिधा, लक्षणा, उत्प्रेक्षा और प्रतीक। विकल्प डी है बिंब, वृत्ति, रसाभाव, काव्य दोष। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो रस की सामग्री है, रस से संबंधित तत्व हैं, वो विकल्प बी में है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव आदि रस से संबंधित सामग्री है। तो प्रश्न संख्या 205 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 206 है कि काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। इनमें से कुछ कथन ऐसे हैं जो काव्य गुण के संबंध में सही नहीं है। विकल्प यह है कि काव्य गुण के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार बाह्य शोभा है। विकल्प ये बिल्कुल सही है। विकल्प बी कह रहे हैं कि गुण के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं, बिल्कुल सही है। विकल्प सी कह रहे हैं कि काव्य शास्त्र में काव्य गुण का विवेचन नहीं मिलता है, यही गलत है। और विकल्प डी बता रहे हैं कि माधुरी, प्रसाद, ओज ये सर्वमान्य काव्य गुण हैं। तो बिल्कुल आप देखेंगे विकल्प ए, बी और डी सही हैं, लेकिन विकल्प सी जो काव्य शास्त्र में काव्य गुण का विवेचन नहीं मिलता है, यह विकल्प गलत है। तो प्रश्न संख्या 206 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 207 है कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो कार्यालय में भाषा का प्रयोग किया जाए तो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए। और कार्यालय का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा। विकल्प ए कह रहे हैं कि अभिधात्मक हो। विकल्प बी कह रहे हैं लक्षणा से युक्त हो। विकल्प सी कह रहे हैं व्यंजनात्मक हो, या फिर विकल्प डी है अभिधा लक्षणा मिश्रित हो। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जो कार्यालय की भाषा हो अभिधात्मक हो। अभिधा, 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 है ना, यानी कि जैसा कहा जाए उसका अर्थ उसी प्रकार से लिया जाए। जो आप कहना चाह रहे हैं वो समझने वाला वही समझे। तो प्रश्न संख्या 207 का विकल्प ए अभिधात्मक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 208 है कि सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी है। ये देखिए प्रश्न लगभग तीसरी बार रिपीट हो रहा है कि जो उपेक्षक कौन है। मैंने कहा था पक 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 माने 5 है, 1 3 2 4 सी 5 और डी 6। तो पक 5 है, 5 फार 5। ये 5 कौन है हमने बताया था, क्या बताया था कि विप्र चूका। कौन थे? विप्र चूका। अब बी से विस्कंभक, प्र से प्रवेशक, चू से चूलिका और का से होगा अंकास और आका अवतार। ठीक है, इसे दिमाग में आप बैठा लीजिएगा कि जो सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपेक्षक हैं इनकी संख्या 5 होती है और इनका ट्रिक है विप्र चूका। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 208 का विकल्प सी 5 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 209 है कि किंकिन नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनि में कौन सा काव्य गुण है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनि में कौन सा काव्य गुण है। विकल्प ए माधुरी, विकल्प बी प्रसाद, विकल्प सी ओज और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना, माधुरी गुण है, श्रृंगार रस है। तो प्रश्न संख्या 209 का विकल्प ए माधुरी गुण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 210 है कि पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामति देखो इनमें कौन सा दोष है। कि पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामति देखो इनमें कौन सा काव्य दोष है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सब दोष है, विकल्प बी कह रहे हैं दोष, विकल्प सी अर्थ दोष और विकल्प डी है कोई भी नहीं। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो शब्द दोष है। ठीक है ना। तो विकल्प 200 प्रश्न संख्या 210 का विकल्प ए शब्द दोष इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 211 है कि सब को जानत तुम्हें सारा जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है। सब को जानत सारा जगत जहान। तो देखें यहाँ पे जगत और जहान दोनों का प्रयोग किया गया है, जबकि एक से ही काम या तो जगत या तो जहान से ही काम चल सकता था। ठीक है ना। इसलिए विकल्प ए पूर्वोक्त दोष है या फिर विकल्प बी अश्लीलता दोष है, विकल्प सी ग्रामत्व और विकल्प डी है श्रुत कटुत्व दोष है। तो देखिए जहान और जगत आ गया है तो पुनरुक्ति दोष है। तो प्रश्न संख्या 211 का विकल्प ए पुनरुक्त दोष इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 212 है कि
व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? विकल्प ए कह रहे हैं मुख्यार्थ से, विकल्प बी कह रहे हैं वाच्यार्थ से, विकल्प सी कह रहे हैं लक्ष्यार्थ से, या फिर विकल्प डी व्यंग्यार्थ से। तो देखिए व्यंजना की बात आ रही है तो विकल्प डी व्यंग्यार्थ इज राइट आंसर, ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अभिधा का मुख्यार्थ से होता है, लक्षणा का लक्ष्यार्थ से होता है और व्यंजना का व्यंग्यार्थ से होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। कोई भी प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा के प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 213 है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अब देखिए यहाँ पे सिंह 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 तलवार लेकर उतरा, अब यहाँ पे सिंह का मतलब होता है वीर, तो गीदड़ भाग गए, गीदड़ माने कायर हो गए, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि उपयुक्त में लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है ना। विकल्प ए अभिधा, विकल्प बी लक्षणा, विकल्प सी व्यंजना और विकल्प डी कोई नहीं। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि सिंह को है ना वीर और गीदड़ को कायर का बिल्कुल है ना लक्ष्य दिया है, लक्षणा दिया गया है, तो बिल्कुल बी लक्षणा इज राइट आंसर, ठीक है ना। कौन सी शब्द शक्ति है बताए सर? लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रश्न संख्या 214 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? थोड़ा सा यहाँ पर हम टाइम लेंगे। उत्पत्ति की बात यहाँ पे कर रहे हैं, विकल्प ए 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5 और विकल्प डी है 7। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में आप रखिएगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो 4 भेद होते हैं, जिसमें तद्भव है, तत्सम है, देशज है और विदेशज है। इसे ध्यान में रखिएगा, विकल्प बी। अब देखिए अगर बात करें कि रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है ना। अब अगर बात करें अर्थ के आधार पर तो एकार्थी, अनेकार्थी है ना, विपरीतार्थी और समानार्थी, तो 4 यहाँ पर मिलेंगे। और अगर व्याकरणिक आधार पर देखा जाए तो व्याकरणिक आधार पर जो शब्द होते हैं उसके 8 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय है ना, समुच्चय और विस्मयाद बोधक। तो ये 8 जो है व्याकरण के आधार पर हो गए, रचना के आधार पर 3 हो गए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 हो गए। तो ये सबको आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न देखिए नवोदय पीजीटी 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 215 है कि भारतीय नाट्यशास्त्र के दृश्य नाटक का उद्देश्य है ना। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का परिशोधन करना, विकल्प बी चरित्रण, विकल्प सी दृश्यों का प्रस्तुतिकरण या विकल्प डी है रसास्वादन करना। तो बिल्कुल भारतीय नाट्यशास्त्र के दृश्य जो नाटक का उद्देश्य होता है वो रसास्वादन होता है। तो प्रश्न संख्या 215 का विकल्प डी रसास्वादन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 216 है कि संगत युग्म का चयन कीजिए, कौन सा इसमें संगत है, सही है, उस युग्म को आपको चयन करना है। विकल्प ये कह रहे हैं काव्य प्रकाश आनंदवर्धन का, ना भाई काव्य प्रकाश तो मनमट का है। विकल्प बी कह रहे हैं काव्यादर्श भामा का, ना भाई भामा काव्यादर्श दंडी का है। विकल्प सी कह रहे हैं अलंकार सूत्र वृत्ति है ना बामन का है, बिल्कुल सही है, इसे ध्यान में रखिएगा। और काव्य अलंकार दंडी का नहीं है बल्कि भामा का है। तो कह रहे हैं कि इसमें संगत युग्म या सही युग्म कौन है? विकल्प सी काव्य अलंकार सूत्र इज राइट आंसर। अब इसको आप देख लीजिए व्याख्या में क्या कह सकते हैं। काव्य प्रकाश मम्मट, काव्य पर मम्मट प्रकाश डालते हैं, काव्यादर्श दंडी का है, काव्य अलंकार सूत्र बामन का है, अलंकार है ना काव्य अलंकार भामा का है, इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 217 है कि करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? विकल्प ए भोज ने, विकल्प बी भामा ने, विकल्प सी भरतमुनि और विकल्प डी है भावभूत ने। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प डी भावभूत इज राइट आंसर। भावभूत ने क्या कहा है कि करुण को एकमात्र रस माना है, करुण ही एकमात्र रस है, ठीक है ना। इनकी रचना है मालती माधव महावीर चरितम और उत्तरराम चरितम, इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसी उत्तरराम चरितम इन्होंने कहा है एको रस करुण यो भेदाद, ठीक है। प्रश्न संख्या 218 है कि अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है, यानी कौन सी शब्द शक्ति है? आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथी पुराण निलादे, ज्यों बंजारे ठाढ़े। अब कह रहे हैं कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? विकल्प ए व्यंजना, विकल्प बी अभिधा, विकल्प सी तात्पर्य और विकल्प डी है लक्षणा। तो देखिए विकल्प ए कह रहे हैं कि इसमें व्यंजना शक्ति है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 218 का विकल्प ए व्यंजना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 219 है कि इनमें से कौन सा आचार अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? एक आचार ऐसे हैं जो कि अलंकार संप्रदाय में नहीं आते हैं। विकल्प ए विश्वनाथ, विकल्प बी दंडी, विकल्प सी भामा और विकल्प डी है उद्भट। तो देखिए बात करें विश्वनाथ जी की, तो विश्वनाथ प्रसाद जो है ना
अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये रसवादी अलंकार है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 219 का विकल्प ए विश्वनाथ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 220 है कि काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है, ठीक है ना। विकल्प ए नाट्यशास्त्र, विकल्प बी काव्य अलंकार, विकल्प सी है साहित्य सर्वस्व और विकल्प डी है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, काव्य दोष की सबसे पहले वैज्ञानिक की व्याख्या करने वाला जो ग्रंथ है वो काव्य अलंकार इज राइट आंसर। और काव्य अलंकार किसका है? भामा का है। भामा का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल 6ठी शताब्दी में हुआ, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 221 है कि हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, है ना। एक पंक्ति दी गई है काव्य हेतु से संबंधित कि शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्य विछड़ात काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतु उद्भवे, है ना। ये पंक्ति किसकी है? विकल्प ए की बात करें तो कह रहे हैं कुंतक की होगी, विकल्प बी आनंदवर्धन की, विकल्प सी मम्मट या विकल्प डी विश्वनाथ की। तो देखिए शक्ति निपुणता लोक में किसके पास है? मम। हर व्यक्ति कहता है मेरे पास शक्ति है और मेरे पास निपुणता है। तो शक्ति निपुणता किसके पास? बोले मम माने मेरे पास। शक्ति निपुणता किसके पास? बोले मम। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि जहाँ पे देखिएगा शक्ति और निपुणता वहाँ पे तुरंत लगाइएगा मम फॉर मम्मट जी की, है ना। ये पंक्तियाँ हैं। तो प्रश्न संख्या 221 का विकल्प सी मम्मट इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 222 है कि अधोलिखित आचार्यों का उनके काल क्रम अनुसार आरोही क्रम में लिखिए, है ना। इनका क्रम क्या है? सॉरी, विकल्प ए दंडी वामन मम्मट विश्वनाथ और जगन्नाथ। विकल्प बी बता रहे हैं कि दंडी मम्मट वामन जगन्नाथ विश्वनाथ, विकल्प सी वामन दंडी मम्मट विश्वनाथ जगन्नाथ, विकल्प डी दंडी मम्मट वामन विश्वनाथ और जगन्नाथ। तो देखिए सबसे पहले आप ए पे आए। दंडी 7वीं शताब्दी में, वामन 8वीं शताब्दी में, मम्मट 11वीं में, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में। तो 7, 8, 11, 14, 17 बिल्कुल इनका ही क्रम है। तो प्रश्न संख्या 222 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 223 है कि निम्नलिखित में कौन संचारी भाव नहीं है? इनमें से कह रहे हैं कि एक संचारी भाव नहीं है। विकल्प ए स्वरभंग, विकल्प बी अवहित्या, विकल्प सी उन्माद और विकल्प डी है व्याधि। तो देखिए अवहित्या, उन्माद और व्याधि तो बिल्कुल संचारी भाव है, लेकिन स्वरभंग जो है संचारी भाव नहीं है, बल्कि ये सात्विक भाव के अंतर्गत आता है। सात्विक भाव की संख्या 8 है और हमने आपको ट्रिक से बताया है कि ट्रिपल यस को रोक लो, नहीं तो वैवर्ण अश्रु प्रलय होगा। अब ट्रिपल यस की जहाँ बात आ जाती है तो 3 यस हैं, स्तंभ, स्वेद और स्वरभंग। रोक, रोमांच और का से कम, नहीं तो क्या होगा? वैवर्ण अश्रु प्रलय होगा। तो वैवर्ण अश्रु प्रलय इसको जो किएगा, ट्रिपल यस और फिर रोक, 3 यस वाले हैं, सा वाले हैं, स्तंभ, श्वेत और स्वरभंग। तो 3 यस हो गए। रोक, रो से हो गया रोमांच, का से हो गया कंप, तो हो गया 5। वैवर्ण अश्रु प्रलय होगा, वैवर्ण लीजिए, अश्रु प्रलय लीजिए, 5, 3, 8 हो जाता है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ट्रिपल एस को रोक लो, नहीं तो वैवर्ण अश्रु प्रलय होगा, ठीक है। जैसे बैठ जा बैठाने का प्रयास करिएगा, मैं तो इसी क्रम में इसको याद किया हूँ। संख्या 224 है कि 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? विकल्प ए भाषा विज्ञान संबंधी, विकल्प बी इतिहास संबंधी, विकल्प सी नाट्य संबंधी या फिर विकल्प डी काव्य संबंधी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 10 रूपक किसका है? धनंजय का है। धनंजय का जन्म 10वीं शताब्दी में हुआ है, तो बिल्कुल ये नाट्य संबंधी ग्रंथ है। तो प्रश्न संख्या 224 का विकल्प सी नाट्य संबंधी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 225 से निम्नलिखित में दंडीकृत कौन सा ग्रंथ है? यानी कि इसमें से कौन सा ग्रंथ दंडी जी का है? विकल्प ए काव्य अलंकार, विकल्प बी साहित्य दर्पण, विकल्प सी काव्यदर्श और विकल्प डी है काव्य प्रकाश। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो दंडी का ग्रंथ है वो काव्यादर्श है और दूसरा 10 कुमार चरितम इनके द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। काव्य अलंकार भामा और उद्दंड का है, साहित्य दर्पण की बात करें विश्वनाथ का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है। तो इसे भी आप लगे हाथ देख लीजिए। प्रश्न संख्या 226 है निम्नलिखित में से काव्य दोष का कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? इनमें एक काव्य दोष नहीं है। विकल्प ए श्रुत कटुत्व काव्य दोष होता है, बी व्युत संस्कृत बिल्कुल होता है, यानी कि च्युत संस्कृत है होता है, सी कृष्णत्व और डी है घनत्व। घनत्व कोई काव्य दोष नहीं है। तो प्रश्न संख्या 226 का विकल्प डी घनत्व इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 227 है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथ के साथ सुमिलित कीजिए, यानी कि जो आचार्य एक तरफ हैं दूसरी तरफ उनके ग्रंथ हैं। और ये तो बिल्कुल आपको जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी आचार्य हैं, तो आचार्यों का जन्म समय और उनका ग्रंथ आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए
अभिनव गुप्त का बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, अभिनव गुप्त, है ना। क्या किया इन्होंने? ध्वन्यालोक लोचन, है ना, इन्हीं की ध्वन्यालोक की टीका लिखी है। राजशेखर की बात करें तो काव्य का मीमांसा और कपूर मंजरी इनकी रचना है। बाल रामायण, बाल महाभारत भी इन्होंने लिखा है। महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, है ना, व्यक्ति विवेक। भोजराज सरस्वती में कंठ भरते हैं और श्रृंगार करते हैं, तो सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार, है ना, प्रकाश, इनकी 2 रचनाएं हैं। तो बिल्कुल आपने देख लिया, इस प्रकार से मिला है 1 का 2 विकल्प सी में है। तो प्रश्न संख्या 227 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या भी आप चाहिए तो देख लीजिए, फिलहाल हमने इसकी व्याख्या कर भी दी है ना। तो देखिए अभिनव गुप्त का, है ना, क्या देखा? ध्वन्यालोक लोचन, राजशेखर काव्य मीमांसा, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण और मम्मट का काव्य प्रकाश। तो इसे ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 228 है कि मुख्यार्थे हाथी दोष है। मुख्यार्थ का हाथी ही दोष है, यह काव्य दोष का लक्षण किस आचार का है? कि मुख्य अर्थ का हाथी ही दोष होता है। विकल्प ए बता रहे हैं मम्मट का, विकल्प बी भरत का, विकल्प सी विश्वनाथ या फिर विकल्प डी वामन का है। तो मुख्य अर्थ हाथी, मुख्य अर्थ कौन? बोले मुख्य अर्थ का हाथ कौन करता है? बोले मम। मुख्य अर्थ हाथी कौन करेगा? बोले मैं। मुख्य अर्थ का हाथ दोष है, कौन माना? बोले मैं मांगता हूँ, मम फार मम्मट का है। इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मम्मट का प्रकाश अभी आपने देखा, मम्मट का, है ना, मुख्य अर्थ हाथ आपने देखा, और मम्मट का अभी आपने देखा था शक्ति और निपुणता। तो भी ध्यान में रखिएगा कि शक्ति निपुणता किसकी है? बोले मम फार मेरी है ना। मुख्यार्थ दोष को मम फार मम्मट का है, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। और अभी जब ये सब हो जाएगा, परीक्षा से पूर्व एक बार जितने भी निचोड़ हैं, उस निचोड़ वाली वीडियो भी आपके सामने मैं लेकर आऊँगा ट्रिक से। बिल्कुल अगर आप जुड़ गए हैं तो निश्चित रूप से आपको निराश नहीं होना है। जितना मुझसे होगा मैं आप सबके लिए करने का भरपूर प्रयास करूंगा और करता रहूंगा, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। आप जाकर के देख सकते हैं कि 700 समथिंग वीडियो मेरे द्वारा अब तक अपलोड किया गया है, जो कि ये मात्र 3 से 4 महीने के अंदर मेरे द्वारा जो कुछ प्रयास किया गया है आप देख सकते हैं। और शायद ही यूट्यूब का कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जो कि फ्री का हो और इतने कम समय में इतनी आपके लिए मटेरियल दे दिया हो, ठीक है ना। चलें बात करते हैं 229 का। तो काव्य शोभा या कर्तारो धर्म गुणा, काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दिया है? ठीक है ना। काव्य शोभा या कर्तारा कौन होता है? हमने 20 बार आपको बताया काव्य शोभा या कर्तारा तो भैया वामन होता है, ठीक है ना। विकल्प पढ़ो या ना पढ़ो, वामन, है ना। तो विकल्प ये देखिए आचार्य भामा, विकल्प बी जगन्नाथ, विकल्प सी वामन और विकल्प डी आनंदवर्धन। तो बिल्कुल सही आपने समझा है कि विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वामन का है। तो प्रश्न संख्या 229 का विकल्प सी वामन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 230 है कि निम्नलिखित में कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? यानी कि ओज गुण की परिभाषा किसने, कौन सी है, किसके अनुसार बता रहे हैं कि बिल्कुल, है ना, देखिएगा रचना बता रहे हैं कि ओज गुण, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी? विकल्प ये, है ना, समास की अधिकता ओज कहलाती है। विकल्प बी समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। विकल्प सी अलंकार और गुण एक दूसरे के सादृश्य हैं। विकल्प सी डी है कि बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि जिनमें कहा गया है कि लोक सीमा के अंतर्गत एक वस्तु का बिंब जब पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। कब? कि जब लोक सीमा के अंतर्गत, है ना, जब लोक सीमा के अंतर्गत एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सादृश्य बन जाता है। ये भी नहीं है। तो सही कौन सा विकल्प है? बिल्कुल सही विकल्प 2 है कि समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना, ठीक है ना। ये परिभाषा भरत मुनि जी ने दी है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 230 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 231 है कि नीरवता से शिला चरण टकराता फिरता पावमान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? कह रहे नीरवता से शिला चरण पर टकराता फिरता पावमान। विकल्प ये कह रहे हैं दुष्श्रवता है, विकल्प बी अप्रयुक्त है, विकल्प सी चित्त संस्कृत है या फिर विकल्प डी क्लिष्टता है। तो देखिए मित्रों, अगर बात करते हैं यहाँ पर जो एक शब्द है पावमान, तो यहाँ पे पावमान नहीं होना चाहिए था बल्कि यहाँ पर पवन होना चाहिए था। इस कारण से अगर देखा जाए तो इसमें अप्रयुक्त दोष है, या इसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से अप्रयुक्त दोष है, ठीक है ना। अर्थात ये अव्यवहृत दोष है।
तो आप कह सकते हैं कि विकल्प बी अप्रयुक्त दोष इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 231 का विकल्प बी अप्रयुक्त इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 232 है कि कालक्रम की दिशा निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम होगा कालक्रम के अनुसार। विकल्प ए बामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। विकल्प बी विश्वनाथ, कुंतक, मम्मट और बामन। विकल्प सी कुंतक, विश्वनाथ, बामन, मम्मट और मम्मट, बामन, कुंतक और विश्वनाथ। तो बिल्कुल आप यहाँ पे सही समझ रहे हैं कि जो बामन है 8वीं शताब्दी के हैं, कुंतक 10वीं में है, मम्मट 11 में है, विश्वनाथ 14 में है। तो बिल्कुल विकल्प ए इज राइट आंसर। और इसकी व्याख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8, 10, 11 और 14। ठीक है। प्रश्न संख्या 233 है कि निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। अब एक देखिए उत्तर संरचनावाद, बिल्कुल डायरेक्ट हम लोग उसी पे चलेंगे। उत्तर कौन दे सकता है ना। तो भैया उत्तर क्या करिए, लो, उत्तर लो, है ना। उत्तर संरचना के लो, लुई फॉर लुई उत्तर है। यथार्थ क्या है ना। तो भैया यथार्थ की बात अगर करते हैं तो यथार्थ हर व्यक्ति क्या करता है, अपना लुक 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 फॉर लुकाच, ऐसे दिमाग में रखिएगा। यथार्थ क्या है, लुकाच। हर व्यक्ति अपना यथार्थ लुकाता है, छुपाता है। स्वच्छंद कौन है, बोले स्वच्छंद तो सन है, रॉबर्टसन, है ना। इसे ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट ब्रनसन। और उत्तराधुनिक, आधुनिक जेमसन, सन आधुनिक है। बस ये मिलाने का प्रयास कर लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर बिल्कुल लुई है, उत्तर लीजिए। यथार्थ तो यही है भाई, लुकाच, सब लोग अपना छुपाते हैं। स्वच्छंद कौन है, स्वच्छंद तो बिल्कुल रॉबर्ट ब्रनसन है। आधुनिक कौन है, तो आधुनिक, है ना, जेमसन, सन जेमसन है। तो इसको इसे मिलाने का प्रयास करिएगा। और इसमें अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प है ना, बिल्कुल आप सही देख सकते हैं, विकल्प ए इज ए राइट आंसर। ठीक है ना, ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 234 है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन किस आचार का है। तो बिल्कुल इसके विकल्प देखने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा है जहाँ पे देखिएगा वाक्यम, वहाँ पे देखिएगा विश्वम। ठीक है ना, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है, तो बिल्कुल विकल्प ए आचार्य विश्वनाथ इज ए राइट आंसर। ठीक है। अब इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि, है ना, भामा ने क्या कहा, शब्दार्थों सहित, शब्दार्थ सहित भामा है। मम्मट का तददोष, तद नहीं, मम नहीं तददोष। कुंतक का वक्रोक्त, है ना, वक्रोक्त काव्य से जीवितम, वक्र उल्टा हो जाता है, कुंतक किसी के ऊपर, है ना, 10 कुंतल लूट आएगा तो हो ही जाएगा। प्रश्न संख्या 235 है तददोषो शब्दार्थों सगुणवान, सगुणवान अलंकृति पुनः क्वाप। देखिए जहाँ पे देखिए तददोषो, मम नहीं तद, मम नहीं तद, मम नहीं तद, यानी कि मम्मट का है। तो प्रश्न संख्या 235 का विकल्प सी मम्मट इज राइट आंसर। इसके भी विकल्प को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतने ज़्यादा बार हम लोग इसको अभ्यास कर ले रहे हैं कि इसको विकल्प पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 236 है काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, काव्य हेतु की बात जब भी आएगी, विकल्प ए कह रहे हैं 5, विकल्प बी 3, विकल्प सी 8 और विकल्प डी है 2। तो बिल्कुल काव्य हेतु जो होते हैं वो 3 हैं। तो प्रश्न संख्या 236 का विकल्प बी 3 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 237 है कि रीति काव्य से आत्मा किसका कथन है। अब रीति काव्य की आत्मा होगी तो यानी कि रीति का प्रवर्तक जो होगा वही कह सकता है। विकल्प ए कह रहे हैं बामन ने कहा, विकल्प बी भट्टनायक ने कहा, विकल्प सी शंकुक या फिर विकल्प डी दांडी ने कहा। तो रीति काव्य से आत्मा, रीति काव्य की आत्मा है और रीति की प्रवर्तक है बामन, तो बामन ही क्या कह सकते हैं, रीति काव्य की आत्मा है। प्रश्न संख्या 237 का विकल्प ए बामन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 238 है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, है ना। देखिए कई बार आ चुका काव्य शोभा धर्मान अलंकार, है ना, प्रचक्षते। इसके विकल्प को हम नहीं पढ़ेंगे, हमने बिल्कुल बताया था दंडी, जहाँ पे देखिए काव्य शोभा धर्मान अलंकार प्रचक्षते, वहाँ पर दंडी होंगे। दंडी पार आचार्य दंडी जी की ये बिल्कुल उक्ति है, कथन है। तो प्रश्न संख्या 238 का विकल्प ए दंडी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 239 है रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। अब रमणी की बात जहाँ पे आ जाएगी, हमने बताया था कि रमणी कौन है, बोले जगन्नाथ, बिल्कुल जगन्नाथ। रमणीय स्थान कौन है, जगन्नाथ, जगन्नाथ जाइए। तो इसी क्लू से हमने आपको बताया था और ऐसे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रमणी की जहाँ बात आ जाएगी पंडित जगन्नाथ इज राइट आंसर। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 239 का विकल्प बी पंडित जगन्नाथ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 240 है सद्य पर निवृत्ति कांता समित उपदेश जो। हमने बताया था कि सद्य कांता समित उपदेश कौन दे सकता है ना, बोले मम दे सकते, मम पारे मम्मट। विकल्प ए बामन, विकल्प बी मम्मट, विकल्प सी भरत मुनि या फिर विकल्प डी हेमचंद्र। तो कांता संधि उपदेश भैया मम फॉर मम्मट। तो विकल्प बी इज ए राइट आंसर। तो मम्मट को आपने देखा कि बड़े महत्व के हैं, है ना। तद दोषों की बात जहाँ पे आती तद, मम नहीं तद, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आपने देखा शक्ति निपुणता की जहाँ बात आती है तहाँ पे मम आते हैं। जहाँ पर बिल्कुल आपने
अभी देखा है कि, है ना, तो कहने का आशय ढेर सारी साध्य, है ना, साध्य प्रतिनिवृत्ति कांता समित उपदेश की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे मम आते हैं, है ना, मम्मट, इसी ध्यान में आप रख लीजिएगा। और मुख्यार्थ हथ की बात जहाँ पे आती है वहाँ पर भी आपने मम्मट को देखा है। तो आई थिंक मम्मट को थोड़ा सा अलग, जो इनकी युक्तियाँ हैं, जो कथन है, अलग कर लीजिएगा और अलग करके 2-4 बार उसको बिल्कुल अभ्यास करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 240 का विकल्प बी मम्मट इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 241 है, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है। बिल्कुल हमने 20 बार इसको आपको बताया है कि उत्पत्ति के समय लुल लुल होता है, लुल फॉर भट्टलोलट इज राइट आंसर, ठीक है ना। नायक क्या करता है, भोग करता है, तो भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव का अव्यक्तिवाद, शंकुक का शंका जहाँ पे होगी तहाँ अनुमान होगा अनुमतिवाद, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 241 का विकल्प बी भट्टलोलट इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 242 है कि आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। इन्हीं की आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय से संबंधित है। विकल्प ए अलंकार, विकल्प बी वक्रोक्ति, विकल्प सी ध्वनि और विकल्प डी है औचित्य। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प सी ध्वनि इज राइट आंसर। ध्वनि आनंद को बढ़ाती है, कई बार बताया गया, और ध्वनि आनंद को बढ़ाती है तो नई नई ध्वनि, इन्हीं की 9वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। अलंकार भामा करते हैं, वक्रोक्ति कुंतल 10 कुंतल किसी के ऊपर लाद दोगे तो वक्र हो जाएगा। औचित्य क्या है कि एक एक करके क्षमा कर दीजिए, क्षमेंद्र का औचित्य है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 243 है, काव्यदर्श का रचनाकार कौन है। फिर वही घुमा फिरा करके आ गया, काव्यदर्श की रचना किसने की है। विकल्प ए, है ना, विश्वेश्वर, विकल्प बी वामन, विकल्प सी दंडी और विकल्प डी है भरत। तो बिल्कुल काव्यादर्श दंडी जी की रचना है और 10 कुमार चरितम भी इनकी रचना है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 243 का विकल्प सी दंडी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 244 है, प्रकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है ना। तो सबसे पहले प्रकृत पैंगलम को जानिए, रचना किसकी है। प्रकृत पैंगलम की रचना है लक्ष्मीधर की, ध्यान में रखिएगा। और ग्रंथ की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये छंद शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न संख्या 244 का विकल्प सी छंद शास्त्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 245 है कि सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है ना। अभी हम लोगों ने इसको देखा था। विकल्प ए भोज, विकल्प बी वामन, विकल्प सी वामन और विकल्प डी है पतंजलि। तो देखिए सरस्वती को कंठ में भरिए, कब, जब भोज में जाइए और क्या करिए, श्रृंगार पर प्रकाश करिए। तो श्रृंगार प्रकाश भोजराज की ये रचना है। इनके अलावा भामा जी की बात करें तो भामा का काव्य अलंकार है, पतंजलि जी की बात करें तो महाभाष्य है और वामन का अलंकार काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है। तो इन सब रचनाओं को भी आप देखिएगा कि अलंकार प्रकाश भोजराज का है, सरस्वती कंठभरण भी भोजराज का है, काव्य अलंकार वामन का, काव्य अलंकार भामा का, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन का और महाभाष्य पतंजलि का है। तो इन सब ग्रंथों को और ग्रंथकारों को भी आप आसानी से देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना। अगली